नमस्कार दोस्तों, एग्जाम जीत में आपका स्वागत है। दोस्तों, पिछले कई दिनों से आपको इस चैनल में एक भी वीडियोस देखने को नहीं मिले होंगे। उसका रीजन ये है कि कुछ फिजिकल प्रॉब्लम की वजह से मैं कोई भी वीडियोस क्रिएट नहीं कर पाता था। लेकिन आज से हम बिल्कुल बेसिक, कॉन्सेप्चुअल और ट्रिकी बेस क्लास स्टार्ट करने वाले हैं। दोस्तों, आपको पता ही होगा कि सीजीपीएससी प्रीलिम्स का नोटिफिकेशन आ गया है और एसीएफ का चल ही रहा है। और आज मैं आपका ज़्यादा समय ना लेते हुए आज की क्लास हम स्टार्ट करते हैं। तो आज की क्लास हम स्टार्ट करते हैं केमिस्ट्री से। केमिस्ट्री में एक टॉपिक है जिनका नाम है केमिकल इक्विलिब्रियम, रासायनिक साम्यावस्था। तो आज की क्लास हम स्टार्ट करते हैं रासायनिक साम्यावस्था से। केमिकल इक्विलिब्रियम, केमिकल इक्विलिब्रियम, रासायनिक साम्यावस्था। अब सवाल ये उठता है कि रासायनिक साम्यावस्था में होता क्या है, केमिकल इक्विलिब्रियम में होता क्या है। तो इसमें होता क्या है, केमिकल रिएक्शन। इसमें क्या होता है, केमिकल रिएक्शन होता है, रासायनिक अभिक्रिया होता है। अब ये रासायनिक अभिक्रिया होता कैसे है, कैसे रासायनिक अभिक्रिया होता है। तो जब भी अणुओं के मध्य जो बॉन्ड बनते हैं, जो अणु होते हैं उसके मध्य जो बॉन्ड बनते हैं या फिर टूटते हैं, तो उसके बाद हमको नए प्रोडक्ट मिलते जाता है। लेकिन वहां पर जो नए बॉन्ड बन रहे हैं या फिर टूट रहे हैं, वही उस रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है, वही उस क्रिया में क्या करता है, भाग लेता है। और उसी को हम कहते हैं केमिकल रिएक्शन, रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। जैसे जैसे जब जल के अणु टूटते हैं, पानी के अणु जब टूटते हैं H2O के, तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलते हैं। लेकिन यहाँ पर जो बॉन्ड बनते हैं और जो बॉन्ड टूटते हैं, उससे वही क्या करता है, इस रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है, इस क्रिया में भाग लेता है। और उसी को हम क्या कहते हैं, केमिकल रिएक्शन, रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। और ये रासायनिक अभिक्रिया दो प्रकार के होते हैं। एक होता है जिसको हम इरिवर्सिबल रिएक्शन कहते हैं, और दूसरा जिसको हम रिवर्सिबल रिएक्शन कहते हैं। इरिवर्सिबल रिएक्शन, इरिवर्सिबल रिएक्शन, और दूसरा होता है रिवर्सिबल रिएक्शन, रिवर्सिबल रिएक्शन। अनुत्क्रमणीय रासायनिक अभिक्रिया और उत्क्रमणीय रासायनिक अभिक्रिया। अब ये अनुत्क्रमणीय रासायनिक अभिक्रिया में होता क्या है, तो कोई भी अभिकारक या रिएक्टेंट, कोई रिएक्टेंट जब प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाता है, लेकिन जो हमको प्रोडक्ट मिला है उस प्रोडक्ट से हम फिर से क्या अभिकारक प्राप्त नहीं कर सकते। जैसे जैसे हमारे पास क्या है, कोई रिएक्टेंट है, अभिकारक है। इस अभिकारक से क्या कन्वर्ट कर लिए, प्रोडक्ट में बन गया, लेकिन उस प्रोडक्ट से फिर से अभिकारक नहीं प्राप्त कर सकते। तो ऐसे रासायनिक अभिक्रिया को क्या कहते हैं, इरिवर्सिबल रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं, अनुत्क्रमणीय रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। जैसे एग्जांपल से समझते हैं, क्योंकि हमको एग्जांपल ज्यादा समझ में आता है। और आज हम ऐसे एग्जांपल यूज करने वाले हैं जो हम डेली लाइफ में यूज करते हैं, हम अपने दैनिक जीवन में उस चीज को यूज करते हैं। देखिए, मेरे पास क्या है, आलू और गोभी है। जब मैंने आलू गोभी को काट लिया, आलू गोभी मतलब क्या है, वो रिएक्टेंट है, अभिकारक है, और काटने के बाद उसके सब्जी में कन्वर्ट कर लिया, तो सब्जी के रूप में जो मिला हमको वो क्या है, प्रोडक्ट है। तो जो हमको प्रोडक्ट मिला है सब्जी, तो उस सब्जी से हम फिर से आलू गोभी तैयार कर सकते हैं, नहीं कर सकते। ठीक इसी तरीके से यहाँ पर जो इरिवर्सिबल रिएक्शन होता है, यहाँ पर कोई भी केमिकल होगा वो अभिकारक रिएक्टेंट से प्रोडक्ट में बदल जाएगा, लेकिन उस प्रोडक्ट से फिर से रिएक्टेंट नहीं बना सकते। जैसे दूध से दही बना सकते हैं, लेकिन दही से दूध नहीं बना सकते हैं। यहाँ पर क्या होता है, कैल्शियम कार्बोनेट, जब कैल्शियम कार्बोनेट को गर्म किया तो कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में बदल गया। तो यहाँ पर कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड जो भी प्रोडक्ट मिला, उस प्रोडक्ट से फिर से हम कैल्शियम कार्बोनेट प्राप्त नहीं कर सकते, लेकिन इस कैल्शियम कार्बोनेट से कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड प्राप्त कर सकते हैं। तो ऐसे रासायनिक अभिक्रिया को हम बोलते हैं इरिवर्सिबल रिएक्शन या फिर अनुत्क्रमणीय रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। अब बात करते हैं कि रिवर्सिबल रिएक्शन होता क्या है, उत्क्रमणीय रासायनिक अभिक्रिया होता क्या है। तो कोई भी रिएक्टेंट या अभिकारक, कोई भी रिएक्टेंट से हम किस में कन्वर्ट कर लिए, प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर लिए। कोई हमारे पास रिएक्टेंट है, कोई सॉल्यूशन है, उस सॉल्यूशन से प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो गया, और उसी प्रोडक्ट को फिर से क्रिया कराया, फिर से रिएक्ट कराकर हमको किस में कन्वर्ट कर लिए, उसी रिएक्टेंट अभिकारक मिल जाता है। मतलब जो रिएक्टेंट लिए थे वही रिएक्टेंट क्रिया करके फिर से पुनः प्राप्त कर सकते हैं। तो ऐसे रासायनिक अभिक्रिया को क्या कहते हैं, रिवर्सिबल रिएक्शन या फिर उत्क्रमणीय रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल से समझते हैं, मेरे पास क्या है, एक बर्फ का छोटा सा टुकड़ा है। जब मैंने बर्फ के टुकड़े को क्या कर दिया, गर्म कर दिया। जैसे ही मैंने गर्म किया तो रिएक्ट होकर क्या बन गया, वो पानी बन गया। मतलब
ये हमारे पास रिएक्टेंट है, अभिकारक है, और ये बन गया क्या, प्रोडक्ट बन गया। और जब जो हमको प्रोडक्ट मिला उसी प्रोडक्ट को फिर से हमने रिएक्ट कराया, फिर से क्रिया कराया, तो फिर से हमको क्या मिल गया, वही चीज बर्फ मिल जाता है, वही रिएक्टेंट मिल जाता है। मतलब जिस रिएक्टेंट से हमने क्रिया कराया वही रिएक्टेंट फिर से हमको पुनः मिल जाता है। तो ऐसे रासायनिक अभिक्रिया को रिवर्सिबल रिएक्शन कहते हैं। यहाँ पर आपको दो फैक्ट्स देखने को मिलेंगे और उसी फैक्ट्स को बताने के लिए मैं आपको केमिकल रिएक्शन बता रहा हूँ। नहीं तो हम डायरेक्टली पढ़ते हैं केमिकल इक्विलिब्रियम होता क्या है डायरेक्ट, लेकिन यहाँ पर कुछ दो फैक्ट्स हैं, जानते हैं कि वो दो फैक्ट्स कौन कौन से हैं। देखिए, अगर मान लेते हैं यहाँ पर कुछ केमिकल लेते हैं, फास्फोरस पेंटाक्लोराइड। जब मैंने फास्फोरस पेंटाक्लोराइड को गर्म किया या फिर रिएक्ट कराया तो फास्फोरस ट्राइक्लोराइड और क्लोरीन गैस मिला। फास्फोरस ट्राइक्लोराइड और क्लोरीन गैस किसके फॉर्म में मिला, प्रोडक्ट के रूप में मिला। और जब इसी प्रोडक्ट को फिर से रिएक्ट करा दिया, मान लेते हैं इसको क्या कर दिया मैंने, ठंडा कर दिया, तो फिर से हमको क्या मिल जाता है, वही चीज फास्फोरस पेंटाक्लोराइड मिल जाता है। लेकिन यहाँ पर वो दो फैक्ट्स क्या क्या है तो जानते हैं दो फैक्ट्स। सबसे पहले जब जो अभिकारक रिएक्टेंट लिए उस रिएक्टेंट से जो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हुआ वो कैसा है, आगे की साइड। मतलब जो अभिकारक है रिएक्टेंट, उस रिएक्टेंट से जो प्रोडक्ट मिला वो आगे की साइड हमको प्रोडक्ट मिला, इसीलिए इस रिएक्शन को क्या कहते हैं, फॉरवर्ड रिएक्शन कहते हैं या फिर अग्र अभिक्रिया कहते हैं। इसको क्या बोला जाता है, फॉरवर्ड रिएक्शन या फिर अग्र अभिक्रिया बोला जाता है। लेकिन जब जो हमको प्रोडक्ट मिला PCl3 फास्फोरस ट्राइक्लोराइड और क्लोरीन गैस, तो जो हमको प्रोडक्ट मिला इस प्रोडक्ट को फिर से हमने रिएक्ट कराया, ठंडा कर दिए। जैसे ही हमने ठंडा किए तो वही चीज हमको पुनः मिल जाता है फास्फोरस पेंटाक्लोराइड। जब यही फास्फोरस पेंटाक्लोराइड मिल गया मतलब पीछे के साइड रिएक्ट हुआ, इसीलिए इसको क्या कहते हैं, बैकवर्ड रिएक्शन या फिर पश्च अभिक्रिया कहते हैं। सामने की तरफ क्रिया कर रहा है इसलिए उसको क्या कहते हैं, फॉरवर्ड रिएक्शन, और पीछे के साइड क्रिया कर रहा है इसलिए इसको क्या कहा जाता है, बैकवर्ड रिएक्शन कहा जाता है। क्यों, क्योंकि जिस अभिकारक को लिए थे वही अभिकारक हमको फिर से वही चीज मिल जाता है, इसीलिए यहाँ पर दो क्रिया देखने को मिलता है, एक फॉरवर्ड रिएक्शन और दूसरा बैकवर्ड रिएक्शन। तो ये दोनों फैक्ट्स हैं और इसी दोनों फैक्ट्स के हम पूरा केमिकल इक्विलिब्रियम रासायनिक साम्यावस्था आपको शुरू से अंत तक इसका यूज होने वाला है। तो इतना पता चल गया होगा आपको कि अग्र अभिक्रिया और पश्च अभिक्रिया होता क्या है। अब जानते हैं कि केमिकल इक्विलिब्रियम रासायनिक साम्यावस्था में होता क्या है और इनका यूज क्या है। तो जानते हैं केमिकल इक्विलिब्रियम के बारे में, रासायनिक साम्यावस्था। तो रासायनिक साम्यावस्था को जानने से पहले एक छोटा सा एग्जाम्पल समझते हैं। मान लेते हैं हमारे पास कोई एक सॉल्यूशन है, विलयन है। मान लेते हैं हमने मान लिया कि फास्फोरस पेंटाक्लोराइड का ही एक सॉल्यूशन है, विलयन है। मान लेते हैं A प्लस बी नाम का हमारे पास क्या है, कोई रिएक्टेंट है, अभिकारक है। ये A प्लस बी नाम का कोई हमारे पास रिएक्टेंट है, अभिकारक है। और ये अभिकारक क्या है, मान लेते हैं कोई सॉल्यूशन है, फास्फोरस पेंटाक्लोराइड का ही कोई सॉल्यूशन है। और ये सॉल्यूशन क्या है, बस ऐसी है, क्रिया नहीं कर रहा है, हाथ पे लेके बस रखे हैं, वो रिएक्ट नहीं हो रहा है ना ही क्रिया कर रहा है। और जब क्रिया नहीं कर रहा होता है तो कोई भी अभिकारक जब क्रिया नहीं कर रहा होता है तो उसकी कंसंट्रेशन, उसकी सांद्रता क्या होता है, ज्यादा होता है। कोई अभिकारक जब क्रिया नहीं कर रहा होता है तो उसकी कंसंट्रेशन क्या होता है, सांद्रता ज्यादा होता है। और सांद्रता ज्यादा होता है इसका मतलब ये भी है कि रेट भी ज्यादा होता है। केमिस्ट्री क्या कहता है, हमारे केमिस्ट्री में क्या होता है कि किसी भी अभिक्रिया की कंसंट्रेशन ज्यादा मतलब उसकी सांद्रता ज्यादा। अर्थात इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, किसी भी अभिक्रिया की कंसंट्रेशन उसके अभिक्रिया के रेट के, दर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। मतलब यदि कंसंट्रेशन को बढ़ा दिया तो रेट भी बढ़ जाता है, यदि कंसंट्रेशन कम कर दिया तो रेट भी क्या हो जाता है, कम हो जाता है। क्यों, क्योंकि ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। कब की कंडीशन में, जब A प्लस बी नाम का कोई अभिकारक है, कोई रिएक्टेंट है, कोई भी रिएक्टेंट, वो किस स्थिति में है, अभी स्थिति कैसी है इसकी, क्रिया नहीं कर रही है, जब स्टार्ट नहीं हुआ है रिएक्शन तब की कंडीशन में। और जैसे ही रिएक्शन स्टार्ट हो जाता है, मान लेते हैं हमने इस चीज को क्या कर दिया, गर्म कर दिया या फिर क्रिया स्टार्ट हो गया, तो जैसे ही रिएक्शन स्टार्ट होता है तो C+D नाम का कोई प्रोडक्ट मिलता है। C+D नाम का क्या मिल रहा है हमको, प्रोडक्ट। तो जैसे ही प्रोडक्ट बनना स्टार्ट हो जाता है तो A+B की कंसंट्रेशन क्या होते जाती है, कम होते जाती है। और C+D जो प्रोडक्ट बने हैं उसकी कंसंट्रेशन क्या होते जाती है, बढ़ते जाती है। A+B की कम हो रही है और C+D नाम का कोई भी प्रोडक्ट बनेगा उसका कंसंट्रेशन क्या होते जाता है, बढ़ते जाता है। कब, जब हमने रिएक्ट स्टार्ट कर देते हैं तब। दोस्तों यहां तक आपको समझ में नहीं आया होगा, कोई बात नहीं। अब हम समझते हैं, ग्राफ से समझने की कोशिश करते हैं। देखिए ये हमारा एक्स एक्सिस है, ये हमारा क्या है, वाई एक्सिस। ये हमको जीरो को इंडिकेट कर रहा है। मान लेते हैं कि ये टाइम है और ये हमारा रेट को शो कर रहा है, ये रेट दर को शो कर रहा है।
तो ये जब भी अभिक्रिया जो अभिकारक होता है रिएक्ट होता है किसके सापेक्ष होता है, टाइम के सापेक्ष होता है। तो देखिए सबसे पहले मैंने क्या बोला था, A+B नाम का कोई रिएक्टेंट अभिकारक या कोई भी सॉल्यूशन विलयन है, वो कैसी स्थिति में है, रिएक्शन स्टार्ट ही नहीं हुआ है। जब रिएक्शन स्टार्ट नहीं हुआ है तब उसकी कंसंट्रेशन ज्यादा मतलब रेट ज्यादा। मान लेते हैं कि रेट A+B नाम का हमारे पास कोई रिएक्टेंट है, उसका रेट कहाँ है, ज्यादा है, मतलब यहां पर है, कहीं पर एक पॉइंट पे होगा। और जैसे ही हमने इसको रिएक्ट स्टार्ट कर दिए, A+B को कोई रिएक्ट क्या कर दिया, अभिकारक को रिएक्ट कर दिए, तो C+D नाम का क्या मिल गया हमको, एक उत्पाद मिल गया, प्रोडक्ट मिल गया। लेकिन मैंने क्या बोला था कि A+B को जैसे ही स्टार्ट करते हैं किसी अभिकारक को, तो उसकी क्या होती है, उसकी कंसंट्रेशन कम होती है। देखिए A+B की कंसंट्रेशन क्या हो रही है, कम। A+B की कंसंट्रेशन कम मतलब रेट भी कम, तो A+B की कंसंट्रेशन यहां पर क्या हो रही है, कम हो रही है। लेकिन C+D का तो ज्यादा हो रहा है, C+D का कंसंट्रेशन क्या हो रहा है, ज्यादा, तो 0 से ज्यादा हो रहा है उसका रेट। C+D का कंसंट्रेशन मतलब रेट भी क्या होते जा रहा है, ज्यादा। लेकिन एक स्थिति ऐसे आ जाती है, इस दोनों में एक स्थिति ऐसा आ जाता है जब दोनों का रेट, दोनों का कंसंट्रेशन या दोनों का रेट क्या हो जाता है, एक दूसरे के इक्वल हो जाता है। ये दोनों का रेट है, देखिए यहां पर इसका रेट और इसका रेट, दोनों का रेट क्या हो गया, इक्वल हो गया। तो उस कंडीशन को हम क्या कहते हैं, केमिकल इक्विलिब्रियम, रासायनिक साम्यावस्था कहते हैं। और इससे पहले मैंने दो फैक्ट्स बताए थे, वो दो फैक्ट्स यहां पर काम आता है। देखिए सबसे पहले मैंने क्या बताया था, किसी भी अभिक्रिया में आगे की साइड रिएक्ट करता है जिसको हम क्या बोलते हैं, फॉरवर्ड रिएक्शन कहते हैं, अग्र अभिक्रिया कहते हैं। लेकिन उस जो प्रोडक्ट मिला है उस प्रोडक्ट से फिर से रिएक्ट कराकर हमको कोई अभिकारक या रिएक्टेंट मिल जाता है, देखिए वही रिएक्टेंट फिर से मिल गया, तो उसको क्या बोला जाता है, बैकवर्ड रिएक्शन या फिर पश्च अभिक्रिया कहा जाता है। तो यहां पर क्या हो रहा है, यहां पर हो रहा है बैकवर्ड रिएक्शन, इक्वल क्या इसके बराबर होता है, फॉरवर्ड रिएक्शन के, मतलब फॉरवर्ड रिएक्शन इज इक्वल टू बैकवर्ड रिएक्शन के जब बराबर हो जाते हैं तो इस कंडीशन को हम क्या कहते हैं, केमिकल इक्विलिब्रियम, रासायनिक साम्यावस्था कहा जाता है। मतलब किसी भी अभिकारक के अग्र अभिक्रिया की दर, ये अग्र अभिक्रिया की दर बराबर किसके होते हैं, पश्च अभिक्रिया की दर के बराबर होते हैं। तो उस कंडीशन, उस स्थिति को हम क्या कहते हैं, केमिकल इक्विलिब्रियम या रासायनिक साम्यावस्था कहा जाता है। यहां तक आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। दोस्तों अगर मैंने इसी चीज को छोटे बच्चों को बताता, यदि मैंने 11th-12th को बच्चों को बताता तो कैसे बताता, समझना। मान लेते हैं मेरे पास क्या है, ये इंक का बोतल है, जो अभिकारक है रिएक्टेंट है, कोई सॉल्यूशन है विलयन, ठीक है। जैसे ये स्टार्ट नहीं हुआ है, क्रिया जैसे स्टार्ट नहीं हुआ, जैसे हमने इसका रिएक्शन स्टार्ट कर देते हैं तो इसकी कंसंट्रेशन क्या होती जाती है, कम होती जाती है। लेकिन जो हमको प्रोडक्ट बना है, मान लेते हैं ये मार्कर जो प्रोडक्ट बना है उस प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन बढ़ते जाता है। लेकिन एक स्थिति ऐसे आ जाती है जब दोनों का कंसंट्रेशन बराबर हो जाता है, दोनों का सांद्रता बराबर हो जाता है और दोनों का रेट दर भी क्या हो जाता है, बराबर। जब दोनों का दर बराबर हो जाता है तो उस कंडीशन को हम क्या कहते हैं, रासायनिक साम्यावस्था, अर्थात ये केमिकल क्या है, साम्य की स्थिति में है। तो इस तरीके से आप समझ सकते हो कि जब दोनों का रेट या दोनों का कंसंट्रेशन एक दूसरे के इक्वल हो जाता है तो उस स्थिति को हम क्या कहते हैं, केमिकल इक्विलिब्रियम या रासायनिक साम्यावस्था कहते हैं। इतना आपको समझ में आएगा। आगे बढ़ते हैं, अब जानते हैं कि केमिकल इक्विलिब्रियम रासायनिक साम्यावस्था कितने प्रकार के होते हैं। दोस्तों यहां से हर एक प्रकार से क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, जितना मैं आपको टाइप बता रहा हूं। सॉरी। तो केमिकल इक्विलिब्रियम, रासायनिक साम्यावस्था कितने प्रकार के होते हैं, तो ये दो टाइप के होते हैं। यहां से आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। एक होता है जिसको हम बोलते हैं होमोजीनियस इक्विलिब्रियम, जिसको समांगी साम्य बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, समांगी साम्य। अब ये समांगी साम्य होता क्या है, होमोजीनियस इक्विलिब्रियम वास्तव में होता क्या है, तो समझते हैं। कोई हमारे पास रिएक्टेंट है, कोई हमारे पास क्या है, रिएक्टेंट है, अभिकारक है। जब उस अभिकारक को किस में कन्वर्ट कर लिए, प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर लेते हैं। लेकिन जो प्रोडक्ट मिला है और जो अभिकारक है, उन दोनों का स्टेज, उनकी अवस्था में कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो उस कंडीशन को हम क्या कहते हैं, रासायनिक साम्य, समांगी साम्य या फिर होमोजीनियस इक्विलिब्रियम कहते हैं। एग्जाम्पल से समझते हैं। देखिए मेरे पास क्या है, आलू गोभी को मैंने काट दिया, कन्वर्ट किस में हो गया, वो सब्जी में कन्वर्ट हो गया। जब मैंने आलू गोभी को काटा तो आलू गोभी की सब्जी बनेगा। जब मैंने करेले को काटा तो करेले की ही सब्जी बनेगा। जब मैंने कद्दू को काट दिया तो कद्दू की ही सब्जी बनेगा। मतलब यहां पर जो स्टेज है, इसकी अवस्था में कोई परिवर्तन नहीं होता। जैसे हमने सॉलिड से रिएक्ट कराया तो सॉलिड मिलेगा,
लिक्विड से रिएक्ट कराए तो लिक्विड ही मिलेगा, और गैस से रिएक्ट कराए तो गैस ही मिलेगा, मतलब इसके स्टेज में कोई परिवर्तन नहीं होता। तो इस स्थिति को हम क्या कहते हैं? समांगी साम्य की स्थिति कहते हैं। एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं। देखिए मेरे पास क्या है, नाइट्रोजन गैस है और हाइड्रोजन गैस है, नाइट्रोजन गैस है और हाइड्रोजन गैस है। इन दोनों को जब मैंने रिएक्ट करा दिया तो मुझे क्या मिला? अमोनिया। कि क्या मिल जाता है मुझे? अमोनिया मिल जाता है। दोनों को बैलेंस कर दिया, यहां पर भी 6 हाइड्रोजन, यहां पर भी 6 हाइड्रोजन, 2 नाइट्रोजन है। तो देखिए यहां पर भी ये भी गैस है, ये भी गैस है और ये भी गैस है। जब मैंने गैस और गैस को रिएक्ट कराया तो मुझे क्या मिला? गैस मिला। दूसरा एग्जाम्पल ले लेते हैं। जब मैंने सल्फर डाइऑक्साइड को ऑक्सीजन से क्रिया कराया तो सल्फर ट्राइऑक्साइड मिला। क्या मिला मुझे? सल्फर ट्राइऑक्साइड मिल जाता है। मतलब ये भी गैस, ये भी गैस और ये भी गैस। इसका मतलब ये है जब किसी अभिकारक या रिएक्टेंट को क्रिया कराते हैं और उसको जो प्रोडक्ट मिलता है, जो प्रोडक्ट हमको मिलता है, उनकी स्टेज अवस्था में कोई परिवर्तन नहीं होता, तो ऐसी कंडीशन को हम क्या कहते हैं? समांगी साम्य की स्थिति में कहते हैं। समांगी साम्य या फिर होमोजीनियस इक्विलिब्रियम बोलते हैं। तो यहां तक अब अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो आगे बढ़ते हैं। दूसरा इसका क्या होता है? केमिकल इक्विलिब्रियम का दूसरा टाइप, तो दूसरा होता है विषमांगी साम्य, जिसको हम हेट्रोजीनियस इक्विलिब्रियम बोलते हैं। हेट्रोजीनियस इक्विलिब्रियम होता क्या है समझने की कोशिश करते हैं। दूसरा होता है हेट्रोजीनियस इक्विलिब्रियम। ये होता है विषमांगी साम्य, विषमांगी साम्य होता है। अब ये विषमांगी साम्य होता कैसे है? कैसे होता है विषमांगी साम्य? तो एग्जांपल से पहले समझ लेते हैं, एग्जांपल से समझ सकते हैं इसको कैसे देखना। मैं अभी क्या हुआ है अभी कि सीजीपीएस से प्रीलिम्स का नोटिफिकेशन आया है। अब सीजीपीएस से प्रीलिम्स का नोटिफिकेशन आ गया तो सबको बुक की जरूरत है, मुझे भी बुक की जरूरत है। तो मैंने क्या किया, मैं राजनांदगांव से कहाँ पहुंच गया? रायपुर पहुंच गया। राजनांदगांव से रायपुर पहुंचा किसमें? ट्रेन में पहुंच गया। ठीक है, राजनांदगांव से रायपुर पहुंच गया किसमें? ट्रेन में पहुंच गया बुक खरीदने के लिए। लेकिन मुझे पूरा बुक खरीद लिया, पूरे सिलेबस कवर हो गया। उसके बाद मुझे क्या, मेरे पास पैसे ही नहीं बचे। जब मेरे पास पैसे नहीं बचे तब मैंने क्या किया, मुझे तो घर आना था ना, इसलिए मैंने किसी बाइक वाले से लिफ्ट ले लिया और पहुंच गया कहाँ? राजनांदगांव। कहाँ पहुंच गया दोस्तों? राजनांदगांव फिर से पहुंच गया। गया किससे था? ट्रेन से। आ रहे हैं किससे? बाइक से। मतलब इसकी स्टेज अवस्था में क्या हो जाता है? परिवर्तन हो जाता है। इससे पहले क्या था? उसकी स्टेज में कोई परिवर्तन नहीं होता था, जिसको हम समांगी साम्य बोलते थे, समान था। लेकिन यहां पर उसकी स्टेज अवस्था में परिवर्तन हो जाता है। तो ऐसे अभिक्रिया या ऐसे रिएक्शन को हम क्या कहते हैं? विषमांगी साम्य या फिर हेट्रोजीनियस इक्विलिब्रियम कहते हैं। एग्जाम्पल से समझते हैं। देखिए कैल्शियम कार्बोनेट, जब मैंने कैल्शियम कार्बोनेट को गर्म किया तो कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड मिला। देखिए ये क्या है? सॉलिड है, ये भी क्या है? सॉलिड। लेकिन ये क्या है? गैस। जब हमने सॉलिड से रिएक्ट कराया तो सॉलिड और गैस मिला। जब हमने सॉलिड से रिएक्ट करा दिए तो सॉलिड और गैस मिल जाता है। मतलब इसकी स्टेज अवस्था में क्या हो गया? परिवर्तन। और जब किसी भी रासायनिक अभिक्रिया की स्टेज या अवस्था में परिवर्तन हो जाता है तो ऐसे रासायनिक अभिक्रिया को हम क्या कहते हैं? विषमांगी साम्य या फिर हेट्रोजीनियस इक्विलिब्रियम कहते हैं। इतना आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो आगे बढ़ते हैं। अब जानते हैं, देखिए आगे बढ़ते हैं इसके बाद और किस टाइप से पूछे जा सकते हैं क्वेश्चन। देखिए इसके बाद जब हमारा पूरा बेस कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद इन्हीं से जुड़े हुए जितने भी क्वेश्चन बनते हैं वो सब क्वेश्चन करने की कोशिश करेंगे। अब जानते हैं, अगला पॉइंट लिख लेते हैं यहाँ पे कि क्वेश्चन किस टाइप से पूछे जा सकते हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे केपी की यूनिट से आपको क्वेश्चन पूछा जाता है। और बता देते हैं कि के क्या है के और पी क्या है। तो पी यहाँ पर प्रेशर है, दाब है, और के क्या है? तो के एक कांस्टेंट है, स्थिरांक है। के क्या है? यहाँ पर कांस्टेंट है। और ये कांस्टेंट मैं आपको अच्छे से बताऊंगा, इसका पूरा डेरिवेशन के साथ साथ ये के आया कहाँ से, आखिर है क्या, और के से इतने अच्छे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हर एक एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। लेकिन उसको जानने से पहले सबसे पहले इनकी यूनिट जान लेते हैं, इस कांस्टेंट की यूनिट जान लेते हैं कि होता क्या है केपी की यूनिट। तो केपी की यूनिट क्या होता है? एटीएम की पावर डेल एन होता है। केपी की यूनिट क्या होता है? एटीएम की पावर डेल एन होता है। और एटीएम क्या है? वायुमंडल। इसलिए और वायुमंडल में होता क्या है? गैस होता है। इसीलिए ये जो केपी वाला जो भी रिएक्शन होगा वो गैसीय रिएक्शन के लिए होगा। एटीएम क्या है? वायुमंडल, और वायुमंडल एटमॉस्फेयर, और एटमॉस्फेयर में होता क्या है? गैस। इसलिए केपी किसके लिए होगा? गैसीय रिएक्शन के लिए होगा।
अब यहां से क्वेश्चन कैसे आता है, देखना क्वेश्चन कैसे आता है। आपको एक रिएक्शन दे दिया, आपको क्या दे दी अभिक्रिया, PCl5 फास्फोरस पेंटाक्लोराइड रिवर्सिबल फास्फोरस ट्राइक्लोराइड और क्लोरीन गैस, ये आपको कोई रिएक्शन दे दिया। अब इस रिएक्शन में आपको पूछ दिया Kp की यूनिट क्या होगी, Kp की यूनिट क्या होगा, Kp की यूनिट। तो कैसे निकालेंगे यहां से Kp की यूनिट, तो सबसे पहले हम क्या निकालते हैं, डेल एन की वैल्यू। तो डेल एन की वैल्यू कैसे निकालेंगे, जो भी अभिक्रिया दे रहा है, जो भी हमको रिएक्शन दिया रहा है, उस रिएक्शन के राइट साइड को, उस रिएक्शन के राइट साइड, देखिए ये अभिक्रिया है, इस अभिक्रिया के राइट साइड को किस में घटा देना है, लेफ्ट साइड से हमको घटा देना है। ये हमारा क्या है, लेफ्ट साइड है। इस तरफ दिया है जो भी हमको अभिकारक या रिएक्टेंट, ये क्या है हमारा लेफ्ट साइड है, और जो प्रोडक्ट बना है वो क्या है, राइट साइड है। तो राइट साइड को हमेशा लेफ्ट साइड से घटाना है। देखिए घटा देते हैं, यहाँ पर कुछ नहीं मतलब एक है, तो एक और एक कितना हो गया, दो, दो से एक घटा दिए, कितना बचा, एक बचा। मतलब यहाँ पर डेल एन की वैल्यू कितना आ गया, एक। यहाँ पर वैल्यू पुट कर देते हैं तो Kp कितना हो जाएगा, Atm की पावर 1, मतलब इतना आंसर आ जाएगा। और यहाँ से आपको आंसर दिया है, सॉरी यहां पर जो है ऑप्शन आपको दिया रहेगा Atm की पावर 1, Atm की पावर 2, Atm की पावर 3 या नन ऑफ दिस अबव, इनमें से कोई नहीं। इस तरीके से आपको ऑप्शन दिया रहेगा और क्वेश्चन इस टाइप से आपको पूछेगा। दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं इसी प्रकार से, इसी टाइप का दूसरा क्वेश्चन किस टाइप से आपको पूछा जा सकता है। तो सल्फर डाइऑक्साइड को जब हमने रिएक्ट कराया ऑक्सीजन के साथ तो सल्फर ट्राइऑक्साइड मिल जाता है। क्या मिल गया, सल्फर ट्राइऑक्साइड मिल जाता है। इसमें आपको सॉरी, इसमें आपको पूछ दिया Kp की यूनिट क्या होती है, इसमें पूछ दिया Kp की यूनिट क्या होगा, Kp की यूनिट। तो कैसे निकालेंगे, तो यहां पर हम डेल एन की वैल्यू सबसे पहले निकालेंगे। क्या निकालते हैं, यहां से डेल एन की वैल्यू सबसे पहले निकाल लेते हैं। तो डेल एन की वैल्यू मैंने क्या बताया था, हमेशा राइट साइड से लेफ्ट साइड को माइनस करना है। ये हमारा राइट साइड है, ये राइट साइड से हमेशा लेफ्ट साइड को, तो राइट साइड में कितना है, 2 है, माइनस किसको करेंगे, 2 धन 1, देख ये है, तो कितना हो गया, 2 3 बराबर ऋण 1, कितना आ गया, -1 आ गया। डेल एन की वैल्यू कितना आ गया, -1। तो यहां से हम Kp की यूनिट निकाल सकते हैं Atm की पावर -1। तो यही आंसर हो जाएगा, मतलब जो रिएक्शन दिया है इस रिएक्शन का Kp की यूनिट कितना होगा, Atm की पावर 1 होगा। तो इस टाइप के आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे केमिकल इक्विलिब्रियम वाली टॉपिक से। अब दूसरे टाइप का क्वेश्चन देख लेते हैं, यहां तक आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब इसी में का दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, किस टाइप से क्वेश्चन पूछे जाते हैं इस कांस्टेंट से। तो इस कांस्टेंट को मैंने पहले, इसके बाद मैं अच्छे से डेरिवेट करके बता दूंगा कि ये कांस्टेंट आखिर आया कहां से। अब जानते हैं कि Kp की यूनिट क्या होता है, Kc की यूनिट, Kc की यूनिट ऑफ Kc की यूनिट होता क्या है। तो Kc की यूनिट होता है, और ये Kc किसके लिए होता है, तो लिक्विड वाले रिएक्शन के लिए होता है। जो लिक्विड वाली रिएक्शन है उसके लिए Kc की यूनिट होता है। तो इसका होता है मोल लीटर इनवर्स की पावर डेल एन, मोल लीटर इनवर्स की पावर डेल एन होता है, या फिर ऐसा बोल सकते हो मोल प्रति लीटर की पावर डेल एन, मोल प्रति लीटर की पावर डेल एन होता है इसकी यूनिट, किसकी, Kc की यूनिट होता है। और यहां से क्वेश्चन इस तरीके से पूछा जा सकता है, देखना जब हमने नाइट्रोजन और हाइड्रोजन को क्रिया कराया तो हमको क्या मिला, रिवर्सिबल क्या मिल गया, अमोनिया NH3 मिल जाता है। यहां से 2 यहां से 3 बैलेंस कर देते हैं। देखिए आपको बैलेंस करने की जरूरत नहीं है, जब भी रिएक्शन दिया रहेगा तो वो बैलेंस करके ही देगा। जब भी कभी क्वेश्चन दिया रहेगा उस क्वेश्चन में आपको बैलेंस करके ही देगा, इसलिए आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अब यहां से आपको पूछ दिया Kc की यूनिट क्या होगा, Kc की यूनिट क्या होगा। तो क्या करेंगे, सबसे पहले वही डेल एन की वैल्यू निकाल लेते हैं। डेल एन की वैल्यू कैसे निकालना है, हमेशा राइट साइड से लेफ्ट साइड को माइनस करना है, राइट साइड से लेफ्ट साइड को माइनस करना है। तो क्या करेंगे, यहाँ पर कितना है, 2 है राइट साइड में, लेफ्ट साइड में कितना है, 3 और 1 4, तो कितना आ गया, -2, कितना आ गया यहाँ पर, -2 की वैल्यू यहाँ पर पुट कर देंगे तो Kc की यूनिट निकल के आ जाएगा। क्या होता है, मोल लीटर इनवर्स की पावर डेल एन में कितना है, -2। तो इस -2 को अंदर पुट कर देंगे तो पूरा आंसर आपका निकल जाएगा, Kc की यूनिट निकल जाएगा। इस तरीके से आप Kp और Kc की यूनिट निकाल सकते हैं। हमेशा क्या करना है, डेल एन की वैल्यू निकालने के लिए जो भी रिएक्शन दिया रहेगा उस रिएक्शन में
उस रिएक्शन में क्या करेंगे, राइट साइड से लेफ्ट साइड को माइनस करना है, राइट साइड से लेफ्ट साइड को आपको माइनस करना है। तो इतना आपको क्लियर हो गया। इस तरीके से आपको बहुत सारा क्वेश्चन बन सकते हैं ऐसी। अब जान लेते हैं कि इसी केसी और केपी से रिलेशन जान लेते हैं कि उसमें किस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। जब केपी और केसी का रिलेशन दिया रहेगा, जब भी केपी और केसी का रिलेशन दिया रहेगा तो उस रिलेशन से आपको किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। केपी और केसी का रिलेशन, जब भी रिलेशन दिया रहे तो कैसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो सबसे पहले तो केपी बराबर होगा, जब भी रिलेशन रहेगा तो हमको डेरिवेशन करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली आपको पता होना चाहिए केपी बराबर होगा केसी आर टी की पावर डेल एन। क्या होगा, केपी बराबर होगा केसी आर टी की पावर डेल एन होगा। और यहां से आपको क्वेश्चन वही पूछा जाएगा, कोई भी रिएक्शन दिया रहेगा उस रिएक्शन में डेल एन की वैल्यू निकालना है और यहां पर पुट कर देना है। देखिए यहां पर क्वेश्चन किस टाइप से पूछे जाएंगे, ऑप्शन में क्वेश्चन रहेगा, दूसरा तीसरा इस तरीके से चौथा ऑप्शन दिया रहेगा। यहां पर केपी दे दिए किसके बराबर, केसी के बराबर, आर टी की पावर 1 दे दिया, -1 ले लेते हैं के सॉरी केपी बराबर यहां पर केसी आर टी की पावर -2 ले ले सॉरी यहां पर केसी बराबर केसी, केपी बराबर केसी बराबर यहां पर आर टी की पावर ले लेते हैं और 2 ले लेते हैं और यहां पर नोटा, नन ऑफ दिस एबव, इनमें से कोई नहीं। और आपको एक रिएक्शन दे दिया PCl5 फास्फोरस पेंटाक्लोराइड रिवर्सिबल PCl3 प्लस Cl2 क्लोरीन गैस। इस रिएक्शन में इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है। तो इस रिएक्शन में सबसे पहले क्या करेंगे, इस रिएक्शन में क्या करेंगे, सबसे पहले डेल एन की वैल्यू निकालेंगे। तो डेल एन की वैल्यू कैसे निकालेंगे, राइट साइड से लेफ्ट साइड को माइनस करना है। राइट साइड में क्या है, 2 है, -1 है बराबर 1। यहां पर डेल एन की वैल्यू कितना आ गया, 1 आ गया। यहां पर डेल एन की वैल्यू 1 है, यहां पर 1 ले लेते हैं, यहां पर डेल एन की वैल्यू 1 है तो 1 जहां भी 1 पुट कर देंगे डेल एन की वैल्यू 1, मतलब ऑप्शन पहला इसका सही हो जाएगा। इस तरीके से आपको क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। अगला इसी का जो कांस्टेंट है, के वाला कांस्टेंट है, यहां से अगला वाला टाइप देखते हैं कि और किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। इसी का एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, इसी का एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। चलिए अब आपको दिया, मान लेते हैं आपको दे देते हैं सल्फर डाइऑक्साइड से, सल्फर डाइऑक्साइड को ऑक्सीजन से क्रिया कराया, रिवर्सिबल SO3 सल्फर ट्राइऑक्साइड मिल गया। तो देखिए यहां पर आपको क्वेश्चन दे दिया, यहां से सबसे पहले क्या करेंगे, डेल एन की वैल्यू निकालेंगे। तो डेल एन की वैल्यू यहां से क्या होगा, 2, यहां पर कितना है, 3 है, तो कितना आ गया, -1। डेल एन की वैल्यू कितना आ गया, -1 हो गया। तो यहां पर अगर सपोज -1 रहता तो इसका आंसर क्या होगा, केपी बराबर केसी R1 T1, R-1 T-1 इसका आंसर हो जाएगा। इस तरीके से आपको बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं इस केमिकल इक्विलिब्रियम से और के वाली कांस्टेंट से। अगला इसी का टाइप देखते हैं कि और किस टाइप के क्वेश्चन यहां से बन सकते हैं। तो अगला टाइप देख लेते हैं यहीं से। अब जानते हैं कि केपी और केसी से और किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो अगला टाइप आप नोट करेंगे, अगर यदि क्वेश्चन दिया आपको, उस क्वेश्चन में ऑप्शन में दे दिया, क्वेश्चन दिया, ऑप्शन दिया यदि केपी इज ग्रेटर देन केसी, यदि ऑप्शन दे दिया केपी इज ग्रेटर देन केसी, ऑप्शन दूसरा दिया केपी इज लेस देन केसी, ऑप्शन तीसरा दिया यदि केपी इज इक्वल टू केसी, और ऑप्शन चौथा दे दिया यदि आपको नोटा दे दिया, इनमें से कोई नहीं। और यहां पर दिया यदि दे दिया यहां पर डेल एन की वैल्यू पॉजिटिव, यहां पर दिया आपको डेल एन की वैल्यू नेगेटिव, और यदि यहां पर दिया डेल एन की वैल्यू 0 और यहां पर कुछ नहीं। तो और यहां पर दे दिया आपको वही क्वेश्चन, कोई भी रिएक्शन दे दिया रहे, सपोज नाइट्रोजन और हाइड्रोजन से क्रिया कराया तो हमको मिल गया अमोनिया, क्या मिल गया, यहां से अमोनिया मिल जाता है। अब इस अभिक्रिया में इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है, इस तरीके से आपको क्वेश्चन दे दिया तो क्या करेंगे, तो सबसे पहले आप डेल एन की वैल्यू निकालेंगे। यदि डेल एन की वैल्यू पॉजिटिव आती है तो पहला ऑप्शन सही हो जाएगा, यदि डेल एन की वैल्यू नेगेटिव आता है तो दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, और यदि डेल एन की वैल्यू 0 आता है तो तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। और डेल एन की वैल्यू इनफाइनाइट आता नहीं है, ये नोटा इसीलिए दिया है आपको टेंशन में डालने के लिए। देखिए यहां से हम क्या करेंगे, राइट साइड से लेफ्ट साइड माइनस करेंगे। क्या करते हैं, यहां से राइट साइड से लेफ्ट साइड माइनस करते हैं तो क्या हो गया, राइट साइड ये है, ये 2 से क्या कर दिए -4,
कितना आ गया, -2 आ गया। मतलब डेल एन की वैल्यू यहाँ पर क्या आ रहा है, माइनस में आ रहा है। जब डेल एन की वैल्यू माइनस में आ रहा है, इसका मतलब ऑप्शन दूसरा इसका सही हो जाएगा। मतलब Kp इज लेस देन Kc होगा, Kp इज लेस देन Kc होगा, ऑप्शन दूसरा इसका सही हो जाएगा। इसी टाइप का अगर दूसरा क्वेश्चन दे दिया, सपोज इसी टाइप का यदि आपको दूसरा क्वेश्चन दे दिया, तब क्या होगा। मान लेते हैं आपको दे देते हैं दूसरा क्वेश्चन दे दिया, यदि यहीं से सपोज क्या मिल गया हमको, सल्फर ट्राइऑक्साइड मिल गया। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है, ये वाली आपको क्वेश्चन दे दिया। तो यहां से हम क्या निकालेंगे, डेल एन की वैल्यू निकाल लेते हैं। डेल एन की वैल्यू हमेशा राइट साइड से लेफ्ट साइड को घटा देना है। तो यहां भी माइनस आ रहा है, इसका मतलब क्या है, यहां भी क्या हो जाएगा, दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। अब बात करते हैं कि ये के आया कहां से, है क्या के, और के की यूनिट क्यों पूछा जाता है आपसे। के की यूनिट अलग अलग होता है, देखिए अलग अलग किस लिए होता है। यदि के Kp वाला होगा, Kp जो गैसीय रिएक्शन के लिए होगा उसका एटीएम की पावर डेल एन होता है, और जो लिक्विड वाली रिएक्शन होता है Kc उसका उसका किसका होता है, मोल लीटर इनवर्स की पावर डेल एन होता है इसकी यूनिट। अब बात करते हैं कि के आया कहां से, तो उसको हम नेक्स्ट वीडियो में जानते हैं कि के की डेरिवेशन और के से किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर जो भी अभी तक बने होंगे उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।